देवास, हाटपिपलिया और खातेगांव, इन तीन में से कौन सी सीट आप मेरी चुनेंगे? सीट अब देवास भी हो सकती है जी और हाटपिपलिया, चूँकि हमारे दो कार्यकर्ता बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं, जी राजवीर सिंह जी बघेल और जी। अपने विश्वजीत सिंह चौहान जी बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं, तो मैं नहीं चाहता कि उनको डिस्टर्ब करूं। कन्नौर खातेगांव में भी 7-8 लोग काम कर रहे हैं, तो मैं भी नहीं चाहता उनको डिस्टर्ब नहीं करूं। लेकिन पार्टी अगर मुझे देगी, तीनों में से कहीं भी दे, तो अगर पार्टी का निर्देश होगा माननीय कमलनाथ जी का, तो उसको मैं पूरा करूँ। नमस्कार, मैं हूं सौरभ सचान और आप देख रहे हैं देवास लाइव। और आज हम आए हैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दीपक जोशी जी के यहाँ, जो कि अब से 2 महीने पहले बीजेपी में थे और अब कांग्रेस में आ गए हैं। और हम उनसे सवाल करते हैं इस ज़िले के बारे में, इस प्रदेश के बारे में। भैया आपका स्वागत है देवास लाइव में। और भैया 2 महीने से ऊपर आपको हो गए कांग्रेस में आए हुए, कैसा आप महसूस कर रहे हैं आप? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के दीपक के नाम से ही मेरा नाम है। मेरे पिताजी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक सदस्य में रहे हैं जी। इस नाते से मेरी पार्टी का बहुत गहरा नाता रहा है जी। लेकिन जैसे कहा जाता है ना कि मनभेद और मतभेद की स्थिति बनती है तो फिर टूटन जैसी होती है। भारतीय जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी जिस चीज़ों के लिए बनी, जी हम उसको देखें कि वर्तमान परिदृश्य में, जबकि हम कहते थे कि हम पारदर्शितापूर्वक शासन चलाएंगे, जी। प्रधानमंत्री जी खुद कहते खाऊंगा ना खाने दूंगा, लेकिन मध्य प्रदेश में एक लूट जैसा माहौल मचा हुआ है। और ख़ास करके बागली, जिसको मेरे पिताजी ने 8 बार जीता, बागली की जनता जोशी जी को इसलिए वोट देती है कि ईमानदारी, और ईमानदारी को वोट देने वाला शायद पूरे विश्व में मैं मानता हूँ कि एकमात्र क्षेत्र बागली है। जी। अब ऐसे बागली में जब भ्रष्टाचार होता है 17.5 करोड़ रुपए का, क्योंकि लोग कहते हैं कि ऑन पेपर है, तो उनको लगातार मैं गुहार करता रहा माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से, संगठन के विभिन्न लोगों से, कि इस प्रकार का भ्रष्टाचार हुआ, इस प्रकार की लूट हुई, इसको जनता के बीच अच्छा संदेश नहीं जा रहा। लेकिन लगता पार्टी ने अब उसको शिष्टाचार के रूप में मान लिया। आवास योजना की बात करें? हाँ, आवास योजना की, यहाँ तक कि एक हमारे जिम्मेदार नेता ने तो कह दिया खा लिया तो खा लिया, क्या पार्टी कार्यकर्ता ने खा लिया। वो खाया भी कैसा है, जिस चीज़ों के लिए वो है ही नहीं, आज वो चीज़ें उनके पास है, फॉर्च्यूनर जैसी गाड़ी, इंडिवर जैसी गाड़ी, एक चकाचौंध। तो ये हम लोग इस राजनीति में इसलिए नहीं आए। दीनदयाल उपाध्याय जी की पार्टी, अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी है, कुशवाहा ठाकरे की पार्टी है, क्या हम उनको सबको भूल जाए? इस नाते से मैं लगातार कोशिश करता रहा। जब मैंने देखा, मैं चूँकि भोपाल की छात्र राजनीति में लंबे समय तक रहा, और मैं उस समय, जब हमें बीजेपी के बहुत कम लोग राजनीति में होते थे जी, उस समय में था। इस नाते से मेरे बहुत से कांग्रेसी साथियों से संबंध है, और मैंने उनसे कहा कि मैं पार्टी में इस स्थिति में आ गया। तो उन्होंने कहा देखो, राजनीति में अगर आप फील्ड में हैं, मैदान में हैं, तो आपको उस चीज़ का प्रतिकार करना चाहिए जो आपको पसंद नहीं है, जो आपके विचारों से नहीं मिल खाती। मैंने कहा मेरे विचारों से, पार्टी के विचारों से नहीं, और मेरे नेताओं के विचारों से भी नहीं खाई। तो उन्होंने कहा फिर आपको इसके खिलाफ आप बुलंद करना चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, मैं पार्टी छोड़ देता हूँ। पार्टी छोड़ने से उन्हें क्या होगा? आपको कहीं ना कहीं जाकर ऐसे लोगों का साथ पकड़ना पड़ेगा जो आपकी मदद करें। तब मुझे लगा कि मेरे पिताजी का जो ज़मीन अलाटमेंट था वो कमलनाथ जी ने जी 3 मिनट के अंदर किया था। तो मुझे लगा कि क्यों ना कमलनाथ जी से बात की जाए। कमलनाथ जी से जब समक्ष में गया तो उन्होंने कहा था कि आपको निःशर्त आना पड़ेगा। तो मैंने कहा निःशर्त नहीं, मैं तो इस शर्त पे आ रहा हूँ कि मैं कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। आप अगर कहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो मुझे बुद्धि से चुनाव लड़ाएं। मैंने ये भी कहा, अगर आप चाहते हैं तो बुद्धि से चुनाव लड़ाएं। कमलनाथ जी से मेरी 2-4 मुलाकातें हुई। एक शांत और सौम्य नेता के रूप में मैंने उनको देखा है, और देखने के बाद लगता है कि एक विज़न है उनके पास मध्य प्रदेश के डेवलपमेंट का। जी। जब एक फिल्म का अवार्ड का यहाँ पे कार्यक्रम हो रहा था और कहा गया कमलनाथ जी की हंसी उड़ाई गई, उस समय हंसी में मैं भी सम्मिलित था, मैंने भी हंसी उड़ाई। लेकिन जब बाद में मैंने कांग्रेस के लोगों से बातचीत की तो उन्होंने कहा कि एक फिल्म सिटी बनेगी, हमारे यहाँ मध्य प्रदेश है, हमारे यहाँ नदियाँ हैं, हमारे यहाँ झरने हैं, हमारे यहाँ सुंदर शहर है, तो एक फिल्म सिटी बनेगी तो हमारे लाखों लोगों का काम मिलेगा, और बहुत बड़ा एक वो मिलेगा, शूटिंग के लिए बहुत बड़ा स्थान मिलेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। तब मुझे समझ में आया कि वाकई में कमलनाथ जी विजनरी था। और ये भी देखने में आया कि उनका जो कर्ज माफ़ी का माखौल उड़ाया गया, लेकिन 27.5 करोड़ लाख लोगों का कर्ज माफ़ हुआ 50,000 रुपये तक का, ये भी देखने में आया जी। तो कमलनाथ जी ने 15 महीने की सरकार में जानता हूँ कि क्या होती, मेरे पिताजी 7 महीने मुख्यमंत्री रहे, मैं जानता हूँ कि क्या होता है इसमें जी। बहुत छोटा था लेकिन मैं ही मानता हूँ कि एक विजनरी नेता है। दिग्विजय सिंह को मैं नैतिक रूप से इसलिए मजबूत मानता हूँ कि 91 में मैं
कांग्रेस में जा रहा था, लेकिन उन्होंने मुझे रोक दिया। वो प्रदेश कांग्रेस के चीफ थे। उन्होंने कहा कि तुम्हारे पिताजी पे असर पड़ेगा, इसलिए मैं तुम्हारे पिताजी की छवि पे असर नहीं आने देना चाहता, इसलिए नहीं देना चाहता। तो भैया जैसे अब आप कांग्रेस में आ गए, अब कांग्रेस के बारे में ये हमेशा कहा जाता रहा है कि ये कांग्रेस में अलग अलग नेताओं के अलग अलग गुट होते हैं और गुट के हिसाब से ही जो है इसमें राजनीति चलती है। इसमें आप अपने आप को कहाँ ढला हुआ महसूस कर रहे हैं? देखिए, मैं बीजेपी में जो मिसफिट हुआ वो इस गुटबाजी के कारण हुआ। यहाँ भी शिवराज जी का गुट है, BD शर्मा जी का गुट है, फिर अनुषंगिक संगठनों में अलग अलग लोगों का गुट है, फिर आप देख लें कि जो सत्ता में बैठ जाता है उन विधायकों का गुट है। ऐसे दृष्टिकोण में सिंधिया जी के आने के बाद सिंधिया गुट तो बहुप्रचारित हो गया पूरे प्रदेश में, देश में, कि सिंधिया गुट, सिंधिया गुट, सिंधिया गुट। तो ऐसे दृष्टिकोण में गुटबाजी। लेकिन मैं कांग्रेस में इसलिए मैं अपने आप को सहज सरल मान रहा हूँ कि आज मुझे कमलनाथ जी जैसे विजनरी नेता का जब विजन देखता है तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छे आदमी के साथ नेतृत्व में काम कर रहा हूँ जी। दिग्विजय सिंह जी मेरे पिताजी के कारण, और चूँकि उनका पुराना हमारे परिवार से संबंध रहा, इस नाते से देखता कि एक अभिभावक हमें लगते हैं वो जी। कमलनाथ जी एक शिक्षक के रूप में दिखते मुझे। और जब मैं राहुल भैया से मिला, अरुण यादव जी से मिला, ऐसे बहुत से लोगों से मिला, तो मुझे लगा कि ये तो मेरे परिवार जैसे है कि बातचीत से, व्यवहार से, क्योंकि बहुत सी बातें पुरानी निकल जाती है जी। अरुण यादव जी खंडवा से सांसद रहे बागली के नाते, तब वो किससे बताते हैं। फिर सुभाष यादव जी पिताजी का संबंध रहा, तो ऐसा लगा कि मैं एक अच्छे परिवार में आ गया। अब मुझे जो एक घुटन वहाँ महसूस हो रही थी कि मैं कहाँ इन लोगों के बीच फंस गया, कि मैं अपनी आवाज़ भी नहीं उठा पा रहा हूँ, एक मुनि बाबा जैसा बैठा हूँ। लेकिन आज कांग्रेस में मुझे लगता है कि कुछ स्वच्छ वातावरण में मैं काम कर रहा हूँ, एक अच्छा वातावरण कांग्रेस के नेतृत्व ने मुझे दिया है। अच्छा, हम भी देख रहे हैं कि पहले से आप बहुत ज़्यादा मुखर भी हुए हैं, मतलब अब आप विरोध के स्वर भी अच्छे उठते हैं आपके कई उसमें लगे। ज़िले की बात अगर करें हम, ज़िले में आपका बहुत अच्छा वर्चस्व रहा है, खासतौर पर बागली ले लें, आपकी हटपिलिया सीट ले लें, इनकी अभी क्या स्थिति है? क्योंकि बागली का भ्रष्टाचार तो मैंने आपको बता दिया जी। मैं नाम नहीं लूँगा किसी व्यक्ति के, लेकिन बागली में एक एक थानों में आप TIO का पता कर लो कि जब से भाजपा की सरकार बनी कितने कितने TI हो गए, 8-8, 9-9 TI हो गए। जो नहीं देता उसको हटा देना है, जो उससे ज़्यादा दे देगा उसको नियुक्ति करवा देना। हाटपिपलिया में सड़कें बनाई, आज वो सड़कें बारिश की पहली बूंद के पहले ही ख़त्म हो गई जी। चाहे आप सिरोले से केलोत रोड ले लो, चाहे केलोत से कुंता माता रोड ले लो, एक एक करके सारे रोड ख़त्म हो गए। तो मेरा ही कहना है कि भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के साथ आप हाटपिपलिया में तो एक अराजकता का माहौल बन गया। मतलब जुआ, सट्टा, शराब, बेइंतहा इनके काम बढ़ गए। आज हम नौजवानों को ठीक करना चाहते हैं तो हम इन चीज़ों से दूर रखें, शिक्षा के क्षेत्र में हम काम करें। लेकिन हाटपिपलिया के विधायक ने अपने खुद के गांव में हायर सेकेंडरी स्कूल नहीं खुलवा पाए। उनके खुद के गांव में हाई स्कूल था, वो हायर सेकेंडरी नहीं करवा पाए। दूसरा, बरोठा में कॉलेज होना था, आज वो कॉलेज नहीं हो पाया। हाटपिपलिया में मैंने ITI खुलवाया, बहुत अच्छी बिल्डिंग है, 60-60 बच्चे वहाँ रह के पढ़ सकते थे, लेकिन आज हॉस्टल की व्यवस्था भी नहीं और टेंट्स भी नए नहीं आए जी। तो ऐसे दृष्टिकोण में ना शिक्षा की व्यवस्था, हाटपिपलिया का सिविल अस्पताल हो गया लेकिन दर्जा है, लेकिन व्यवस्था नहीं। तो कहीं ना कहीं जो व्यवस्था लानी थी वो नहीं लाई गई, और उसके साथ साथ एक अराजक माहौल प्रशासनिक रूप से बना दिया गया कि जो इनके कार्यकर्ता हैं, जो इनके नेता हैं, वो चाहेंगे वही काम होगा, इसके अलावा कोई काम नहीं होगा। और कार्यकर्ताओं की दो श्रेणी होगी, एक कार्यकर्ता जो वाकई में ज़मीन पर रहकर काम करता है, वो अपनी जगह है, वो भी अपने आप को ठगा महसूस करता है, क्योंकि मेरे तो संपर्क है सब लोगों से, बहुत से कार्यकर्ता तो मैंने बनाए जी। संपर्क में आते बताते कि भैया हमारे साथ ऐसा हुआ, भैया हमारे साथ ऐसा हुआ। तो मैं ही कह सकता हूँ कि हाटपिपलिया और बागली मेरे पिताजी की जन्मभूमि है। उस स्थान ने उनको इतना बड़ा दर्जा दिया राजनीति में, एक बिरला होता है कि दुनिया में संत बहुत से राजनीति में आते हैं, लेकिन राजनीति में होकर संत मानना मेरे पिताजी को विशिष्ट उपलब्धि बागली की जनता और बागली के कार्यकर्ताओं के दम पे मिली जी। तो विशिष्ट लोग हैं। लेकिन आज एक अराजकता का माहौल से मेरे ख्याल से पूरा बागली और हाटपिपलिया क्षेत्र अपने आप को घुटेल सा महसूस कर रहा है। क्या इसकी रेमेडी है भैया? आप क्या मतलब इसका हल है? अगर इस तरह से आपको लग रहा है कि कानून व्यवस्था भी ख़राब है, बहुत सी चीज़ें ख़राब है, तो मान लीजिए जैसे आप कांग्रेस में हैं, चुनाव भी आ रहा है, आप लोग ऐसा क्या प्रयास करेंगे कि ये समस्याएं हल हो जाएं? क्योंकि समस्याएं तो ये उस समय भी रही हैं। नहीं, देखिए, प्रशासन, मैं नहीं कहता कि प्रशासन पूर्ण जिम्मेदार होता है। आज आपने पेपर पढ़ा होगा कि श्रीमती निर्मला बुच का देहांत हुआ जी। उनके निर्णयों के लिए उनकी पहचान हुई। देवास की भी पहली कलेक्टर थी, देवास की भी कलेक्टर रही। मेरे पिताजी को शायद पहला सर्टिफिकेट वैसे मुझे पता चला था कि उन्होंने जी शायद दिया था जी, ऐसा मुझे पता चला। आज ऐसे अधिकारी भी हैं हमारे यहाँ भी, कलेक्टर, SP, SDM, जो हमारे ज़िले के महकमे के अधिकारी,
कम से कम उनको एक मॉरल बनाना जी। चाहिए। आज अधिकारी अपना मॉरल स्थापित नहीं कर पा रहे क्योंकि प्रशासन में अनावश्यक हस्तक्षेप जनप्रतिनिधियों का बढ़ गया। क्या जनप्रतिनिधियों को हम पूरी राजनीतिक व्यवस्था दे दें? क्योंकि लोकतंत्र तो तीनों से बना हुआ है, कार्यपालिका, न्यायपालिका और विधायिका। जी। ये तीनों खंभों के जब तक एक दूसरे के साथ लेकर नहीं चलेंगे तब तक कठिनाइयाँ महसूस होगी। और आज लगता है कि देवास में पूरा प्रशासन को या तो भाजपा का कर दिया या भाजपा का। आपने सतवास का भी देखा होगा, सतवास नगर पंचायत के चुनाव हुए, जनता का चुनाव तो हम जीत गए, लेकिन जो व्यक्तियों द्वारा चुनाव होना था उसमें माननीय मुख्यमंत्री जी खुद हस्तक्षेप कर रहे हैं। आपने वीडियो खुद देखा है, आपके खुद के चैनल पे वो सबसे पहले प्रसारित हुआ। मैं आपको बधाई भी देता हूँ, आपके चैनल पे सबसे पहले प्रसारित हुआ, आपने कहीं से लाया वीडियो सबसे अच्छे। तो मुझे लगता है कि इस प्रकार का हस्तक्षेप होना इस भारतीय लोकतंत्र में छोटे चुनाव में, और आप बंगाल से कह रहे हो कि वहाँ ऐसा हो रहा मेरे ख्याल से बंगाल में ज़्यादा अच्छा हो गया कि सामने हो गया, लेकिन यहाँ तो पीछे हो रहा। तो ये लोकतंत्र में अच्छी चीज़ नहीं है। अच्छा, देवास अगर मुख्यालय की बात की जाए, इंडस्ट्रियल जोन रहा है बड़ा, और काफ़ी बैंक नोट प्रेस शुरुआत से यहाँ पर रही है, इंडस्ट्रीज़ बहुत बड़ी रही है। पहले नाम बड़ा अच्छा हुआ करता था, लेकिन अब जनता की शिकायतें यहाँ पर भी बढ़ रही हैं, खासतौर पर ट्रांसपोर्टेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, इन सब को लेकर के। इंडस्ट्रीज़ की तो है सही, इसका कोई हल है आपके पास? देवास एक ज़माने में कहते हैं कि देवास में लोगों को मकान नहीं मिलते थे किराए के। जी। अच्छे लोग कच्चे मकानों में किराए पर रह के गए, इतना बड़ा इंडस्ट्री जोन बन गया। 90 तक तो देवास का सफ़र बहुत अच्छा हुआ, लेकिन 90 के बाद देवास में कोई इंडस्ट्री नहीं आई, बड़ी इंडस्ट्री नहीं आई। विकास के नाम पर ऐसी चीज़ें लाद दी गई जनता पे जिसकी आवश्यकता नहीं थी। जैसे यहाँ एक ब्रिज का निर्माण हो गया, वो ब्रिज की आवश्यकता कतई नहीं थी। एक ब्रिज मंडी के सामने निर्माण हो रहा, वो गलत निर्माण हो रहा। तो सिर्फ हम ब्रिज का निर्माण करके उसमें कमीशन खाएं, ये शायद यहाँ के जिम्मेदार जनप्रतिनिधियों का और प्रशासन की जिम्मेदारी रही है। मैं स्पष्ट रूप से कह सकता हूँ कि पिछली कलेक्टर के समय तक गठजोड़ हो गया था कि देवास के कुछ अधिकारी और कुछ जनप्रतिनिधि वो मिलकर जो निर्णय लेंगे वो जनता पे थोप दिया जाएगा, और उसी थोपने का दुष्परिणाम आप देख रहे हो कि दोनों तीनों ब्रिज आज एक्सीडेंट के बहुत बड़े कारक बन गए। कितने लोगों ने अपने बेटे बच्चों माँ को खो दिया। तो इसी कारण में एक स्वच्छ राजनीति में जनप्रतिनिधि को हमेशा जिम्मेदाराना रवैया अपनाना चाहिए। आज हम यहाँ शिक्षा के देखें तो यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज ही नहीं है, देवास में इंजीनियरिंग कॉलेज और मेडिकल भी नहीं है। गाँव में इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन देवास में इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। यहाँ पर अगर आपको बी फार्मा, एम फार्मा या अपना इसका MBA, BBA इनका कोर्स करना, यहाँ कॉलेज नहीं है, किसी प्रकार का व्यवस्था नहीं है। जो व्यावसायिक पाठ्यक्रम है उनकी कोई फार्मेसी का कोई कोर्स नहीं है, आयुर्वेद का कोई नहीं है। तो ऐसे दृष्टिकोण में यहाँ के बच्चे सारे इंदौर जाना, इंदौर के यहाँ जाए या उज्जैन की राह पकड़े, लेकिन इंदौर में जाने के साधन नहीं है। वही कह रहा हूँ कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन की हालत भी इतनी ख़राब है, जो संसाधन होना चाहिए। और अब तो मेरे ख्याल से फतेहाबाद आने के बाद देवास की रेल सुविधा अच्छी नहीं जा रही, लगातार सुनी जा रही, बंद होती जा रही। वंदे भारत जैसी ट्रेन शुरू हुई, लेकिन देवास को देखने का ही मौका नहीं मिला। अरे कम से कम माता रानी महाकाल के दर्शन कराए तो माता रानी के दर्शन भी कराने थे। बिल्कुल, हम सनातन के हैं तो ना करना था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो मुझे लगता है कि देवास में भी जो एक गठजोड़ चला जनप्रतिनिधियों का, उन्होंने देवास को लूटने के अलावा कोई काम नहीं। अच्छा, मेट्रो लाने के लिए भी कोई इंटरेस्ट यहाँ दिख नहीं रहा है कि लोग तो जरूर मांग कर रहे हैं, क्योंकि इतने स्टूडेंट्स पढ़ने जाते हैं, इतने लोग डेली अप डाउन करते हैं। कम से कम दूसरे चरण में तो देवास को जोड़ा नहीं चाहिए, लेकिन वो भी बाहर हो गए। सौरभ भाई, हम इंदौर पे निर्भर हैं जी, तो हम इंदौर के उपनगर क्यों नहीं कर लेते देवास को? उपनगर होने से किराया बहुत कम लगता, ट्रांसपोर्टेशन के साधन उपलब्ध हो जाते, लेकिन उपनगर का दर्जा भी नहीं दिया। तो ऐसे दृष्टिकोण में मानता हूँ देवास की जो आवाज़ है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर है। सिर्फ पकौड़े तल लेना या किसी कटिंग वाले का कटिंग पे बैठ जाना या ऑटो में बैठ जाना, मैं नहीं मानता कि जनप्रतिनिधि का काम होता है जी कि उसका फोटो खिंचाए फिर उसको वायरल करे कि हम तो आज पढ़ाने के साथ पकौड़े तल रहे हैं, फलाने साथ कर। अरे जनप्रतिनिधि की जिम्मेदारी होती है कि हम अपनी आवाज़ उठाए। आपका इशारा सांसद जी को अपनी आवाज़ नहीं, मैं किसी का नहीं बोलना चाहता, आवाज़ उठाए, ये मैं कह सकता हूँ जी। और दूसरा देखिए, मॉरली आदमी तब मजबूत होता जब उसका इतिहास मजबूत न हो। देवास का इतिहास कमज़ोर है। मैंने दिग्विजय सिंह जी के सामने कहा था कि देवास में जो राजा हैं वर्तमान में, जो राज परिवार है, उसका इतिहास ठीक नहीं। 1857 की क्रांति में अनिल माधव दुबे जो भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे, केंद्रीय पर्यावरण मंत्री रहे, उन्होंने किताब लिखी है कमल रोटी और 1857 की क्रांति। उस किताब में उन्होंने जिक्र किया कि देवास के दोनों राजाओं के गद्दारी के कारण हाटपिपलिया के राजा सकत सिंह और रावगढ़ के राजा दौलत सिंह दोनों के को अंग्रेजों ने आज ऐसी व्यवस्था करी लोगों ने, तो कहीं ना कहीं ठीक नहीं है माहौल। तो एक तगड़ी आवाज़ की आवश्यकता है। अच्छा, चुनाव भी आ रहे हैं भैया, अब आपकी चुनावी क्या तैयारी है और कितना आपका दावा है कि कांग्रेस कितनी सीटें लाएगी, और अगर सरकार बनती है तो
क्या ऐसे बड़े काम है जो आप सबसे प्रारंभिक तौर पर कम से कम देवास के लिए करना चाहेंगे? सौरभ भाई, मैं तो पूरी कोशिश करूँगा एक कार्यकर्ता होने के नाते, अनुभव के आधार पर, क्योंकि मैं खुद 3 चुनाव लड़ा, जी 4 चुनाव लड़ा, जी। 3 चुनाव, 2 चुनाव, 1 चुनाव बागली से लड़ा, 2 हाटपिपलिया से लड़ा। पूरे ज़िले की तासीर मैं पहचानता हूँ, समझता हूँ। इस नाते से मैं कह सकता हूँ दावे से कि हाटपिपलिया और बागली तो आज ये हर हालत में कांग्रेस के प्रत्याशी जीतेंगे, और ये दोनों सीटें हम लगभग 6 चुनाव, 7 चुनाव के बाद जीतेंगे। जी। हाँ, और देवास और खातेगांव के विषय में आप क्या? देवास के बारे में मैं कह सकता हूँ कि हमारे पास प्रत्याशी थोड़ा सा उस हिसाब का नहीं आ पाता, उसके कारण कांग्रेस हारती है। जी। लेकिन अभी जो चेहरे हमारे पास हैं उनमें 1-2 चेहरे ऐसे हैं जो इस लड़ाई को बहुत मजबूती से लड़ सकते हैं। तो कोशिश ये होगी कि उनको स्थापित किया जाए। खातेगांव, क्योंकि वो तो खातेगांव तो एक अराजकता का माहौल आ गया। किस प्रकार की अराजकता, वहाँ डंपर के अलावा कुछ नहीं दिखेगा। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई डंपर की इंडस्ट्री हो वहाँ, और नर्मदा जी को खोद कर डंपर निकाली जा रही। डंपर के बाद आपने देखा कि किस प्रकार 5 बेटियों को दफना दिया गया। हाँ। एक माली समाज का आदमी खुद कह रहा है कि मेरा फलाना। दूसरा, भ्रष्टाचार का क्या सबूत दूँ? एक रूपेश शर्मा करके कोई आदमी है कन्नौज में, उनके बारे में कहा जाता है कि 2002 में तो वो BPL में थे, और आज उनके पास 3 करोड़ का मकान है। तो अगर बीजेपी आने के बाद लोगों की प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है और ये हुआ है, तो रुपेश भाई जैसे सब लोगों की आय बढ़ जाए तो अपना देश तो चमन हो जाएगा। मैं खुद मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि आपके आने के बाद एक रुपेश बनाए, तो सभी को रुपेश बना दो। भैया आखिरी सवाल, वो अहम सवाल, दीपक जोशी कहाँ इंटरेस्ट रखते हैं, कौन सी सीट पे? नहीं, ये आपको स्पष्ट बताना चाहिए। मुझे लगता है कि मतलब इस तरह से बात करनी है। दिग्विजय सिंह जी कमलनाथ जी से कहा था कि मैं चुनाव लड़ना नहीं चाहता हूँ। मैंने ये भी कहा था मैं उस कार्यकर्ता का हक क्यों मारूँ जो चुनाव के लिए मेहनत कर रहा जी। तो उन्होंने कहा था कमलनाथ जी ने, मैं सर्वे करवाता हूँ, सर्वे के बाद में। और दिग्विजय सिंह जी ने खुद ने कबूल कहा कि जो कुछ करना है कमलनाथ जी को करना है। तो कमलनाथ जी ने कहा कि जैसे तुम दीपक कांग्रेस में आए हो, हमने तुमको सर्वे में डाला है, वो कहीं से उपयुक्त सर्वे आएगा तो हम तुम्हें चुनाव लड़ाएंगे। तुमने बोला है बुद्धि का, तो हम बुद्धि में भी देख रहे हैं। हम तुम्हारी और जगह संभावनाएं जहाँ हो सकती वहाँ भी देख रहे हैं। तो मेरे ख्याल से 15 अगस्त के पहले ये संभावनाएँ पूरी हो जाएगी और मेरी सीट डिसाइड हो जाएगी। देवास, हाटपिपलिया और खातेगांव, इन 3 में से कौन सी सीट? मेरी सीट अब देवास भी हो सकती है जी, और हाटपिपलिया, चूँकि हमारे 2 कार्यकर्ता बहुत मजबूती से काम कर रहे हैं जी, राजवीर सिंह जी बघेल और जी, अपने विश्वजीत सिंह चौहान जी, बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। तो मैं नहीं चाहता कि उनको डिस्टर्ब करूं। कन्नौज खातेगांव में भी 7-8 लोग काम कर रहे हैं, तो मैं भी नहीं चाहता उनको डिस्टर्ब नहीं करूं। लेकिन पार्टी अगर मुझे देगी, तीनों में से कहीं भी दे, तो अगर पार्टी का निर्देश होगा माननीय कमलनाथ जी का, तो उसको मैं पूरा करूँ। ठीक है। तो ये थे दीपक जोशी जी, पूर्व मंत्री, और उनके साथ में हमारे साथ में चर्चा हुई। दीपक भी आप हमारे साथ जुड़े, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।